गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थ्योरी डिस्कस किए थे, ठीक है, कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, चेक फ्लडिंग क्या होती है, ठीक है, और बेसिन फ्लडिंग क्या होती है, बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है, ठीक है। बेसिन फ्लडिंग किस प्रकार के ट्रीज के लिए होती है? ऑर्चिड ट्रीज के लिए, ठीक है। और फरो इरिगेशन क्या होता है, ठीक है, फरो इरिगेशन को किस टाइप से किया जाता है, और इर्रेगुलर टोपोग्राफी में कौन सा यूज होता है, ठीक है, और क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए कौन सा यूज नहीं होता, ठीक है, और एक्सेसिव स्लोप में कौन सा यूज होता है? स्प्रिंकलर यूज होता है, ठीक है। और कल कुछ जेई के हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे कि जो व्यापम जेई में आपके आए थे WRD में। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाटर क्रॉप रिक्वायरमेंट, या बोल सकते हो वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आजकल जनरली डन रहते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप्स, ठीक है। तो इस टॉपिक से अब अगर आप देखोगे गेट में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन मार्क्स से पूछे जाते हैं, मगर अपन गेट की तैयारी कर नहीं रहे, अपन AEJE की तैयारी कर रहे हैं। तो AEJE में भी इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा वेटेज है। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आजकल पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे जाते थे, ठीक है। तो इन सबको अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो भाई, वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स को जानने के लिए कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स यूज होंगे, ठीक है, जैसे कि क्रॉप पीरियड हो गया, बेस पीरियड हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो इन चीजों को जानने से पहले हम और भी कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक को, एकदम क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं, ठीक है। जैसे कि खरीफ सीजन, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, खरीफ सीजन, ठीक है, या खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। जो क्रॉप्स इस सीजन में होते हैं उसको क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। ये खरीफ सीजन में आप कब से स्टार्ट होता है आपका ये खरीफ सीजन? जनरली जून में स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड जनरली सितंबर या अक्टूबर, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाता है आपका? एंड हो जाता है, ठीक है। खरीफ सीजन कब स्टार्ट होता है? जून में, और खत्म कब होता है? सितंबर में। और खासकर तुम्हारा वो देखो दिवाली के पहले फसलें कटना चालू हो जाती हैं, ठीक है, अक्टूबर बोलना चाहिए खासकर, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं किसके बारे में? रबी के बारे में। रबी, तो रबी सीजन, तो रबी सीजन आपका कब से चालू होता है? नवंबर वगैरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको अपन सितंबर की जगह अक्टूबर ही कर लेते हैं। ये आपका चालू होता है नवंबर में और ये कंप्लीट होता है कब? मार्च में, ठीक है। और इसमें जो क्रॉप्स होती है उसको हम लोग विंटर क्रॉप्स ही बोलते हैं। कौन सी क्रॉप बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स ही बोलते हैं। और इसको समर क्रॉप्स ही बोलते हैं, ठीक है, इसको समर क्रॉप्स ही बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके अंदर? खरीफ में कौन कौन सा एग्जाम्पल आप यूज करते हो? कौन कौन सी चीजें आ जाती? ठीक है, पैडी, पैडी मतलब आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में राइस, ठीक है, कॉटन, ठीक है, राइस हुआ, कॉटन हुआ, और क्या क्या बोलोगे आप? मेज, ज्वार, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है। इन सबको आप बोल सकते हो ये किस में है? खरीफ सीजन में आते हैं। किस में आते हैं? खरीफ सीजन में आते हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करूं रबी में, तो आपका वीट, पी, चना, ठीक है, पल्सेस, ठीक है, ये सब आपके जनरली किस में आ जाते हैं? मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, पोटैटो भी आता है, मस्टर्ड, पोटैटो,
ये सब जीएस में, ये सब क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये आपके काय के हो गए, रवि क्रॉप के हो गए। किसके हो गए? रवि क्रॉप। रवि क्रॉप वो क्रॉप है जो कि रवि सीजन में होती है, विंटर क्रॉप, ठीक है। गेहूं की फसल कब उगाई जाती है? अभी ये जो टाइम चल रहा है अक्टूबर, तो अभी तो बो दिए होंगे, ठीक है, नवंबर में बो दिए होंगे, ठीक है, दिवाली के जस्ट बाद, क्योंकि दिवाली के पहले फसल काटी जाती है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आपका खरीफ सीजन है जो कंप्लीट होता है, जो कि मानसून में स्टार्ट हुआ रहता है, जस्ट गर्मी के बाद मानसून, पहला मानसून वहाँ से स्टार्ट हुआ रहता है आपका खरीफ, यहाँ पे धान को बोया जाता है। तो धान को कटने के बाद आप क्या ठंड के सीजन में कौन सा बोते हो? जनरली गेहूं हुआ, चना हुआ, दाल हुई, ठीक है, इन सबको आप बोलते हो, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी है? रवि क्रॉप है। एक होती है आपकी पेरिनियल क्रॉप, ठीक है, एक होती है आपकी पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप मतलब कल ही बताया था मैंने, पेरेनियल वर्ड का मतलब 12 महीना, और 12 महीना कौन सा यूज होता है? कौन सी क्रॉप यूज होती है? 12 महीना कौन सी क्रॉप यूज होती है आपकी? वो होती है आपकी शुगर केन। कौन सी यूज होती है? शुगर केन। हाँ, टोमेटो नहीं, मेन आपका 12 महीना शुगर केन ही यूज होता है, गन्ना। 12 महीना उसको पानी लगता है, 12 महीना उसको क्या लगता है? पानी लगता है, ठीक है। कहाँ होता है भाई? छत्तीसगढ़ में गन्ना ज़्यादा, और इसकी इंडस्ट्री की कहाँ पे पढ़े हो ना? कबीरधाम में 2 है, कवर्धा में 2 हैं, और कहाँ पे? एक सूरजपुर में है, एक सूरजपुर में, कौन सा? केरता, और एक तुम्हारा इसमें बेमेतरा या बालोद में, ठीक है, और एक और खुलने वाला है। टोटल 5 हो जाएंगे अब, ठीक है। 4 थे अभी तक आपके, 2 कवर्धा में थे, एक सूरजपुर में था, ठीक है। ये सब आप छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे। ये हो गया आपका क्या? पेरिनियल क्रॉप, ठीक है। एक और होती है आपकी जैद क्रॉप, ठीक है, एक और होती है आपकी कौन सी? जैद क्रॉप, जैद क्रॉप, ठीक है। इसको कब जाया जाता है? अप्रैल से जून, अप्रैल से जून, ठीक है, जैद क्रॉप बोला जाता है। कब डाला जाता है इसको? अप्रैल से जून। जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, ठीक है, फ्रूट्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुछ वेजिटेबल, ठीक है। तो ये सब काय में आ जाते हैं? आपके जैद क्रॉप में आ जाते हैं। ये सब काय में आ जाते हैं? जैद क्रॉप में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा टॉपिक लगता है, मगर नो डाउट यहां से आपको टेक्निकल में नहीं पूछे, मगर जीएस में यहां से क्वेश्चन पूछता है। इंडियन ज्योग्राफी में आप इसको पढ़ोगे, और ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि अपन अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, तो आपको क्रॉप के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है। अब मैं बोलूंगा आपको कि क्रॉप पीरियड, तो क्रॉप पीरियड में आपको ये क्या है? ये खरीफ सीजन, ये क्या है? एक पीरियड है कि मतलब आप जून में क्या कर रहे हो? सोइंग कर रहे हो, और अक्टूबर में आप क्या कर रहे हो? हार्वेस्टिंग, यहाँ पे बो रहे हो, यहाँ पे फसल को काट रहे हो। तो ये इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा? क्रॉप पीरियड। आई बात समझ में? अब ये रवि सीजन है, नवंबर में आप बो रहे हो, मार्च में आपको फसल को काट रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है वो क्या कहला रहा है आपका? खरीफ, रवि पीरियड, क्रॉप पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप पीरियड, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? क्रॉप पीरियड हो गया, ठीक है, लिख लिए। तो अब अपन बात करते हैं, पहला जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है आपका क्रॉप पीरियड। गुड मॉर्निंग। पहली जो डेफिनेशन है वो है आपकी क्रॉप पीरियड। हाँ भाई, ठीक है। तो क्रॉप पीरियड का मतलब आपको क्या समझ में आया? जैसे मैंने अभी बोला खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप में क्या था? जून में आप बो रहे थे, और फसल को काट कब रहे थे? अक्टूबर में काट रहे थे, ठीक है। तो टाइम पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, टाइम पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड बिटवीन
sowing and harvesting of crop is called time crop period is called crop period। आई बात समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप पीरियड बोलते हैं। अब देखो बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, बेस पीरियड, ठीक है, बेस पीरियड। अब देखो बेस पीरियड सुनते ही आपको ये दिमाग में रखना है कि जहां हमने पानी डाले, जहां हमने पानी का यूज, पहला पानी का यूज जहां हमने किए और आखिरी पानी का यूज जब हमने किए, उन दोनों के बीच जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या हो गया? बेस पीरियड हो गया। वो आपका क्या हो गया? बेस पीरियड। मतलब जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये मैंने क्या किया, फसल को यहाँ पे बोया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बीज डाला और ये कौन सा महीना चल रहा है? जून का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने धान की फसल को उगाया, ठीक है, यहाँ पे बोया, फिर अब ये कुछ सेंटीमीटर बढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर और कुछ सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने पानी डाला, पहले ही थोड़ा सा पहले मैंने पानी डाला, ठीक है, जमीन में। यहाँ पे पहले मैंने वाटरिंग किया, ठीक है। अब इस वाटरिंग के बाद फिर थोड़े टाइम बाद मैंने फिर यहाँ पे पानी डाला, फिर यहाँ पे पानी डाला, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर यहाँ पानी डाला, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कुछ पानी डाला, ठीक है, कुछ कुछ सेंटीमीटर में डालते गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना डाला? 10 सेंटीमीटर डाला, ठीक है, फिर 15 सेंटीमीटर डाला, फिर 20 सेंटीमीटर डाला, ठीक है, फिर ऐसे करके 25 सेंटीमीटर डाला, ऐसा पानी डालते गया और ये लास्ट में मेरी यहाँ पे पूरी फसल फाइनल तैयार हो गई। और यहाँ पे मैंने क्या किया? फसल को हार्वेस्ट किया। दिस इज हार्वेस्टिंग एंड दिस इज सोइंग, ठीक है, दिस इज हार्वेस्टिंग एंड दिस इज सोइंग। अब देखो भाई, हार्वेस्टिंग क्या? फसल को काटने से पहले, फसल जब काटते रहे तो तब भी पानी डालूंगा क्या मैं? नहीं, मैं आखिरी पानी कहां पे डालता हूं? जस्ट काटने से पहले। मतलब इसको बोल सकता हूं मैं लास्ट वाटरिंग, इसको मैं बोल सकता हूं लास्ट वाटरिंग, ठीक है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट वाटरिंग, ठीक है। अब चीज को समझना, अब मैंने यहां पे बीज को बोया और यहां पे फसल को काटा, इन दोनों के बीच जो टाइम पीरियड था वो आपका क्या हो गया? क्रॉप पीरियड। और यहां पे मेरी फसल तैयार है, उससे आखिरी में जब मैंने पानी डाला था, तो जहां मैंने पहला पानी डाला था और जहां आखिरी पानी डाला हूं, उन दोनों के बीच का टाइम क्या हो गया आपका? बेस पीरियड। तो टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड, ठीक है। तो लिख लो, टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग फॉर ए क्रॉप, टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग and last watering of crop ठीक है, is called base period। is called base period। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पीरियड। अब एक क्वेश्चन और उठता है, देखो टेक्निकली अगर आप देखो यहां पे चीजों को देखोगे तो आप अगर बोलोगे प्रॉपरली, अगर आप बोलोगे तो आपको क्या लग रहा है? क्रॉप पीरियड बड़ा है कि बेस पीरियड बड़ा है? क्रॉप पीरियड बड़ा है, ठीक है। क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन बेस पीरियड, ठीक है। मगर कई बार कैलकुलेशन वगैरह में न्यूमेरिकली कैलकुलेशन वगैरह में, ठीक है, न्यूमेरिकली हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकली क्रॉप पीरियड को हम बेस पीरियड के बराबर मान लेते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। मगर वैसे कायदे से आपको यहां पे दिख रहा है कि क्रॉप पीरियड ये आपका पूरा क्या है? ये पूरा क्रॉप पीरियड है, ठीक है, ये आपका क्रॉप पीरियड है और ये आपका क्या है? यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या? बेस पीरियड, ठीक है। तो कायदे से आप देखोगे तो क्रॉप पीरियड बड़ा है बेस पीरियड से, मगर न्यूमेरिकली हम क्या करते हैं? कई जगह क्रॉप पीरियड को बेस पीरियड भी लेके चलते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली वगैरह। आई बात समझ में? ठीक है। और ये बेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब मैं आपको ड्यूटी बताऊंगा तो ड्यूटी में जो आप वैल्यू लेते हो वो जनरली कितनी रहती है?
बेस पीरियड की रहती है। ड्यूटी में जो वैल्यू रहती है किसकी रहती है, बेस पीरियड की रहती है। ठीक है, मतलब जून से अक्टूबर कितना महीना हो गया यार, कितना, जून, 30 दिन हो गया जून का, जून में आपने फसल को बोए 30 दिन वो, उसके बाद जुलाई 31 दिन, ठीक है, कितना हो गया 61 डेज हो गया। ठीक है, फिर अगस्त, अगस्त में कितना, फिर से 31, 92 हो गया, फिर 92, अगस्त के बाद सितंबर 30, ठीक है 30 और जोड़ लो, कितना हो गया 122, ठीक है, और हाँ तो 122 मतलब कुछ लगभग 120 दिन आपको लग रहा है टोटल। ठीक है, और यहाँ टोटल कितना 120 दिन लगे, और यहाँ लास्ट वाटरिंग कब किया आपने, 100 डेज में की। ठीक है, तो बेस पीरियड आपका क्या हो गया 100 डेज हो गया, क्रॉप पीरियड क्या हो गया आपका 120 दिन हो गया। ठीक है, तो बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड इसको आपको काय में मेजर करना है, डेज में मेजर करना है। बेस पीरियड अब आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे ड्यूटी डेल्टा का, तो वहां पे बेस पीरियड काय में रहेगा, डेज में रहेगा, बेस पीरियड काय में रहेगा, डेज में रहेगा। क्लियर हुआ, एकदम छोटी छोटी बारीक चीज यहाँ पे गलतियां होती है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक जेई में ये भी पूछा था कि क्रॉप पीरियड बड़ा होता है बेस पीरियड होता है। ठीक है, और वहां पे आंसर लिया था कि क्रॉप पीरियड आपका बेस पीरियड से बड़ा होता है, जो कि टेक्निकली सही है, मगर न्यूमेरिकल वगैरह में आप ले सकते हो क्रॉप पीरियड को एज ए बेस पीरियड। क्लियर हुआ, समझ में आया क्रॉप पीरियड क्या है, क्योंकि अभी नेक्स्ट मैं आपको कोर वाटरिंग और पैलियो वाटरिंग बताऊंगा तो वहां और कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। क्लियर हुआ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेल्टा। डेल्टा, इसको हम लोग डेल से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा ऑफ ए क्रॉप। ठीक है, अब देखो यहां मैंने आपको बताया था कि मेरा पौधा, यहां पे मैंने फसल को बोया था, तो यहां पे पानी डाला, उसके बाद कुछ 5 सेंटीमीटर मैंने क्या किया और डेप्थ में पानी डाला। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर डेप्थ में पानी डाला, फिर क्या हुआ 15 सेंटीमीटर डेप्थ में पानी डाला, मतलब इतना डेप्थ पानी डाला मैं। ठीक है, डेल्टा इज नथिंग बट डेप्थ। ठीक है, डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर वाटर, डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर वाटर किसके लिए, आपके क्रॉप के लिए। ठीक है, वो पूरी जो आपकी क्रॉप है कंप्लीटली मैच्योर होने में, और कब मैच्योर होने में, बेस पीरियड में मैच्योर होने में जितना क्रॉप को पानी लग रहा है वो आपका क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, डेल्टा। मतलब मैंने यहाँ पे पानी को डाला कुछ सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे बढ़ने के बाद मैंने फिर कुछ पानी को डाला कुछ सेंटीमीटर हाइट पे, फिर कुछ सेंटीमीटर हाइट पे मैंने पानी को डाला, तो ये अब कितना हो गए 5, 10, कितना हो गया 15, 15, 15, 30, 30, 50, 50, 25, 75। ठीक है, तो 75, तो टोटल डेल कितना हो गया मेरा, डेल कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, बेस पीरियड। तो बेस पीरियड में, पूरे बेस पीरियड में कितना डेप्थ ऑफ वाटर लगा जिसमें आपकी क्रॉप कंप्लीटली मैच्योर हुई, वो आपका क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। हाई बात समझ में, डेप्थ के बारे में बात कर रहा है, डेप्थ कितना पानी लगा, कितना पानी लगा। ठीक है, बेस पीरियड में कितना पानी लगा जिसमें कि आपकी क्रॉप क्या हुई, कंप्लीटली मैच्योर हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। आई बात समझ में, डेल्टा फॉर ए क्रॉप। अब इसकी अलग अलग वैल्यू है, पहले डेफिनेशन लिख लो आप। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो, टोटल वाटर डेप्थ, टोटल वाटर डेप्थ, टोटल वाटर डेप्थ applied to a crop during entire base period, during entire base period of that crop, during entire base period of that crop, ठीक है, until it mature, until it get mature, until it mature is called delta for a crop, is called delta for a crop। और इसको आप हमेशा काय में मेजर करोगे, सेंटीमीटर, काय में मेजर करोगे, सेंटीमीटर। आई बात समझ में।
क्लियर हुआ? क्रॉप पीरियड क्या है, बेस पीरियड क्या है, डेल्टा क्या है, ये अभी आपका बेस बन रहा है, ठीक है। समझ में आया डायग्राम से आपको? ठीक है। अब वो पूरे बेस पीरियड में भाई ये मैंने क्या लिखा है, टोटल वाटर डेप्थ, ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पूरा टोटल वाटर डेप्थ, टोटल वाटर डेप्थ कितना हुआ ड्यूरिंग इंटायर बेस पीरियड, ठीक है। जब क्रॉप कंप्लीटली क्या हो गई, मैच्योर हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। क्लियर? तो अगर डेल्टा क्लियर है तो देखो इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपके जेई में पूछता है कि शुगर केन को या राइस को कितना लगता है, ठीक है, कितना उसकी डेप्थ रहती है, टोटल डेप्थ, ठीक है। तो एक पहले लिखो क्रॉप और एक है डेल्टा, क्रॉप और दूसरा है डेल्टा, मतलब डेल, ठीक है, डेल। तो पहली क्रॉप है आपकी शुगर केन, ठीक है, शुगर केन कैसी क्रॉप है ये, पेरिनियल, इसका होता है 120 सेंटीमीटर, इसमें कितना पानी लगता है, 120 सेंटीमीटर डेप्थ में पानी लगता है, ठीक है। दूसरा है राइस, राइस इसमें कितना लगता है, इसमें भी 120 सेंटीमीटर आपको लगता है, ठीक है। तीसरा है कॉटन, कॉटन में आपको 50 सेंटीमीटर लगता है, कितना लगता है, 50 सेंटीमीटर। और चौथा है आपका वीट, वीट में आपको कितना लगता है, 40 सेंटीमीटर, वीट में कितना लगता है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक है आपका मेज, मेज में आपको लगता है 25 सेंटीमीटर, मेज में आपको कितना लगता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जेई में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, सर ये डेटा याद करने के हैं क्या, बिल्कुल याद करने के हैं, यहां से पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। जेई में कुछ भी पूछता है यहां सबसे डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, पूछ सकता है यहां से भी क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपकी किसकी डेफिनेशन, डेल्टा की। डेल्टा को काय से डिनोट कर रहे हो, डेल से, और काय में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से अपन न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, आप डेल्टा समझ लिए, बेस पीरियड समझ लिए, क्रॉप पीरियड समझ लिए, अब आपको समझने की जरूरत है ड्यूटी, ठीक है, डी से नोट करते हैं ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी फॉर ए क्रॉप, ठीक है। अब देखो ड्यूटी को आपको समझना है तो इसकी ड्यूटी की ना यूनिट को समझो, इसकी यूनिट होती है हेक्टर पर क्यूबिक, हेक्टर पर क्यूबिक। अब भाई हेक्टर, हेक्टर पर क्यूबिक क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। हेक्टर क्या होता है, किसका यूनिट है हेक्टर, एरिया का, एरिया का है यूनिट हेक्टर, ठीक है। और क्यूबिक ये किसका एरिया है, तो एक प्रकार से डिस्चार्ज बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये किसका है, डिस्चार्ज का है, तो एक प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। किस चीज का एरिया, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। लैंड का एरिया मतलब जहां पे आपको पानी डालना है, जहां पे आपको क्या करना है, पानी डालना है क्रॉप के लिए, ठीक है, मतलब तुम्हारा खेत, तो जितना भी एकड़ का खेत है, जितना भी हेक्टर का खेत है, उसमें कितना क्यूबिक पानी लग रहा है, ठीक है, कितना क्यूबिक पानी लग रहा है, वो आपकी क्या हो गई, ड्यूटी, ठीक है। सपोज आपका 10 हेक्टर का खेत है, ठीक है, उस 10 हेक्टर के खेत पे आपको 5 क्यूबिक क्या लग रहा है, पानी लग रहा है, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो गई, 10 डिवाइडेड बाई 5, 2, तो 2 क्या हो गया आपका, ड्यूटी हो, ठीक है। तो जो भी आपका लैंड है उस लैंड में कितना पानी लग रहा है वो आपकी क्या है, ड्यूटी है, वो आपकी क्या है, ड्यूटी है। अब जब ड्यूटी की बात करोगे तो पानी लगा है, तो अब पानी कहां स्टोर होगा, रूट जोन में स्टोर होगा, तो रूट जोन में कितना डेप्थ ऑफ वाटर यूज ले रहा है, तो क्या हो गया, डेल्टा, ठीक है। तो इन सब का रिलेशन कुछ बनेगा आगे चल के,
ठीक है। और अब पानी की बात हो रही तो पूरा इंटायर बेस पीरियड को हम लोग बात करेंगे तो ये भी आएगा। मगर अभी आपको क्या समझना है, ड्यूटी क्या होती है। तो ड्यूटी क्या होती है आपकी कि कितना एरिया है, उस एरिया में कितना पानी लग रहा है, वो आपका क्या हो गया, ड्यूटी हो गया। क्लियर हुआ। यूनिट से समझो इसको, हेक्टर पर यूनिट, क्यूमेक इसकी क्या है, यूनिट। तो हेक्टर क्या हो गया, एरिया, क्यूमेक क्या हो गया, डिस्चार्ज। ठीक है, इसलिए कई जगह न्यूमेरिकल जब हम बनाते हैं तो ड्यूटी को हम लोग लेते हैं क्या, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। ठीक है, कई न्यूमेरिकल में बनवाऊंगा तुमसे बड़े वाले, वहां पे हम ड्यूटी को एरिया अपॉन डिस्चार्ज, क्योंकि इसकी यूनिट ही वही है और इसकी डेफिनेशन ही वही। आई बात समझ में। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन। एरिया इन हेक्टर, एरिया इन हेक्टर। अब जैसे कोई भी चीज का हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि डेंसिटी बोलता हूं मैं, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे ही यहां पे आप बात कर रहे हो ड्यूटी, तो आप बोल सकते हो इसको एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टर पर यूनिट क्यूमेक, मतलब एक क्यूमेक कितना पानी लगा। ठीक है, एक क्यूमेक कितना आपका पानी लगा। तो एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टर लिखो, एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टर which is irrigated by 1 cubic of water, area of land in hectare which is irrigated by 1 cubic of water during entire period, during entire period या for particular crop। ठीक है, तो एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टर विच इज इरिगेटेड बाय 1 cubic of water फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, फॉर ए particular crop during entire period। आई बात समझ में। और इसको हम, इसकी यूनिट क्या है, हेक्टर पर क्यूबिक, वही है, यूनिट से ही डेफिनेशन बना है, हेक्टर पर क्यूबिक। ठीक है भाई। अब देखो यहां से क्वेश्चन कहां से बनते हैं, मैंने आपको 4 चीजें बता दिया, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, डेल्टा और ड्यूटी। अब एक रिलेशन है, रिलेशनशिप, ठीक है, किसके किसके बीच में, डेल्टा, ड्यूटी और डेप्थ के बीच में। ठीक है, सॉरी, डेल्टा, ड्यूटी और बेस पीरियड। ठीक है, क्या है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला है आपका डेल इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। ठीक है, और यहां पे डेल की यूनिट काय में आएगी, मीटर में आएगी। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो डेल की यूनिट काय में आएगी, मीटर में। ठीक है, डेल क्या है यहां पे, डेल इज डेल्टा, दिख रहा है ना वीडियो में, देखो यहां तक दिख रहा है ना, डेल इज डेल्टा। और बी क्या है आपका, बेस पीरियड, बी क्या है, बेस पीरियड। और डी क्या है आपका, ड्यूटी। ठीक है, मगर यहां डेल्टा काय में है, मीटर में। समझ में आई बात। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। समझ पा रहे हो, कोई डाउट है? ठीक है, तो अगर कई बार क्या करता है, यहां पे न्यूमेरिकल आपको सेंटीमीटर में भी पूछ देता है, डेल्टा को सेंटीमीटर में दे देगा या डेल्टा सेंटीमीटर में निकालने बोलेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 864 बी बाई डी। कब, जब डेल आपका काय में है सेंटीमीटर, डेल काय में है सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो?
यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, ठीक है। तो एक तो देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, या तो तुम्हारे जेई वगैरह में इजी न्यूमेरिकल पूछता है, कई बार एसईएस वगैरह में भी आया है, ठीक है। आपको बेस पीरियड दे देगा, ठीक है, और आपको डेल दे देगा, आपसे ड्यूटी निकलवाएगा, ठीक है, या तो इस टाइप से दे देगा, या फिर क्या करेगा आपको डिस्चार्ज निकालने बोलेगा, आपको एरिया दे देगा, ठीक है। और उस एरिया में भी मैं बताऊंगा, अभी अलग अलग एरिया होते हैं, एक ग्रॉस एरिया होता है, एक ग्रॉस कमांडेड एरिया, एक कल्चरल कमांडेड एरिया, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। और कुछ इंटेंसिटी दे देगा आपको, ठीक है, जैसे कि बता ही देता हूं यहाँ पे, अभी उसको समझाऊंगा मैं। ठीक है, जैसे कि ये आपकी लैंड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर आप क्या कर रहे हो, फसल को बस इतने एरिया में उगाए हो, फसल को बस इतने एरिया में उगाए हो, पूरा एरिया थोड़ी यूज करोगे आप। जैसे कि प्लॉट लेते हो आप, तो उस प्लॉट में आप बिल्टअप एरिया कितना होता है, कम होता है प्लॉट से, ठीक है, पूरा तो नहीं होता, पूरे में तो घर नहीं बनाते आप। वैसे ये पूरा क्या है, पूरा ये लैंड है, इसमें आप इतने में बस फसल उगा रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया कहलाता है, ये आपका कहलाता है ग्रॉस कमांडेड एरिया, ठीक है। और ये जहां पे आपने फसल उगाए हो, जहां पे आपने क्या उगाए हो, फसल उगाए हो, ये आपका कहलाता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो आपको कुछ ग्रॉस कमांडेड एरिया दे देगा और बोल देगा कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया इतना % में है, तो आप क्या करोगे, जितना ग्रॉस पर कमांडेड एरिया दिया है उसमें सर्टेन आप जो भी इंटेंसिटी आपको जो दी है उसको मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। आई बात समझ में। अब उसमें भी बोल देगा कि रबी फसल की जो इंटेंसिटी है वो इतनी है, खरीफ की इतनी है, तो आप कल्चरेबल कमांडेड, अब रबी और खरीफ को एक ही टाइम तो नहीं उगाते, है ना, खरीफ का अलग टाइम रहता है, रबी का अलग टाइम रहता है। तो अब जब रबी फसल हमने उगाया, बोए, ठीक है, तो उसका टाइम अलग था, तो उसकी इंटेंसिटी अलग रहेगी इरिगेशन की, ठीक है। तो उसको हम कल्चरेबल कमांडेड एरिया से जितनी भी इंटेंसिटी दी है आपको उससे मल्टीप्लाई करके हम रबी के लिए निकाल लेंगे एरिया, है ना, कि रबी के टाइम में कितना एरिया लगा, रबी क्रॉप में कितना एरिया लगा और खरीफ में कितना एरिया लगा, उसकी इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हम क्या निकालेंगे, अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, रबी का, खरीफ का, ठीक है। अब आपको क्या बोल दिया क्वेश्चन में, डिस्चार्ज निकालो, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, डिस्चार्ज निकालो। तो अब डिस्चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन में डेल्टा दिया रहेगा और बेस पीरियड दिया रहेगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर लोगे, ड्यूटी निकाल लोगे, ड्यूटी निकाल लोगे ना भाई, कैसे निकाल लोगे, ड्यूटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.64 D/del। यहां से आप क्या करिए, ड्यूटी निकाल लिए, ठीक है। अब आप एरिया तो निकाल लिए हो, रबी क्रॉप का एरिया निकाल लिए हो, खरीफ क्रॉप का एरिया निकाल लिए हो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को ड्यूटी पता है और एरिया पता है, तो ड्यूटी क्या होती है भाई, एरिया अपॉन डिस्चार्ज होती है, समझ पा रहे हो। ड्यूटी क्या होती है, अभी बताया था मैंने, हेक्टर अपॉन पर क्यूबिक। तो यहां से आपकी क्या आ गई, ड्यूटी आ गई, ठीक है। तो अब ड्यूटी आपको पता है, एरिया आपको पता है, तो यहां से डिस्चार्ज नहीं निकाल लोगे जी, यहां से डिस्चार्ज नहीं निकाल लोगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन करता है, एसईएस आया था, एसईएस 2017 में आया था, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, एसईएस में आया था, ठीक है। और तुम्हारे गेट में भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, है आसान है ये। आप भाई ड्यूटी निकालो पहले, ड्यूटी के बाद आपको पता है कि ड्यूटी की डेफिनेशन क्या है, हेक्टर पर क्यूबिक, तो उसका मतलब क्या हुआ, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो आप एरिया आपको निकाल लिया, आपने एरिया जितनी भी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन थी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किए, उसके बाद आपने क्या किए, एरिया निकाल लिए, ड्यूटी पता है और आप डिस्चार्ज निकालो। ठीक है, नोट कर लो भाई। ग्रॉस कमांडेड एरिया, एक काम करता हूं इसकी भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं।
लिखो तो, ग्रॉस कमांड एरिया GCA, ग्रॉस कमांड एरिया GCA। It is the total area, it is the total area bounded within the irrigation boundary, it is the total area bounded within the irrigation boundary of a project, bounded within the irrigation boundary of project, which can be economically irrigated, which can be economically irrigated, boundary of a project which can be economically irrigated। ठीक है, it includes cultivated areas, it includes cultivated areas as well as uncultivated areas, it includes cultivated areas as well as uncultivated areas। तो है ना भाई, इसमें ये क्या है, ये कल्टीवेटेड एरिया है, ये क्या है कल्टीवेटेड एरिया, और ये पूरा क्या है, इधर उधर जहाँ पे पेड़ है अननेसेसरी, ठीक है, पेड़ अननेसेसरी नहीं, मतलब यहाँ पे मेड़ है, इसके आसपास पेड़ है जो, तो ये क्या है अनकल्टीवेटेड एरिया। तो ग्रॉस कमांडेड में क्या क्या आ गया, दोनों आ गया, कल्टीवेटेड भी आ गया, अनकल्टीवेटेड भी आ गया, ओवरऑल आ गया। ठीक है, अब दूसरा लिखो कल्चरल कमांड एरिया या कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया CCA, कल्चरल कमांड एरिया CCA। ठीक है, इसको लिखो, इट इज कल्टीवेटेड area of GCA, it is cultivated area of GCA, it is cultivated area of GCA, it is cultivated area of GCA। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in absence of any data, in absence of any data CCA can be assumed as, CCA can be assumed as 80% of GCA, CCA can be assumed as 80% of GCA, CCA can be assumed as 80% of GCA। कल्टीवेटेड एरिया को हम अगर कुछ भी डेटा नहीं दिया तो कितना लेना है, ग्रॉस एरिया का 80%, ग्रॉस एरिया का कितना परसेंट, 80%। आई बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, ग्रॉस एरिया क्या था, कल्टीवेटेड अनकल्टीवेटेड दोनों था, मगर कल्चरल कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेटेड, यहाँ पे फसल को बोया जा रहा है, काटा जा रहा है जहाँ पे, ठीक है, वो आपका कल्चरल कमांडेड एरिया है। ठीक है, थर्ड लिखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, थर्ड लिखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, थर्ड लिखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इसमें लिखो द इंटायर कल्चरल, द इंटायर कल्टीवेटेड पोर्शन, द इंटायर कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ CCA, of CCA is not proposed to be irrigated, is not proposed to be irrigated, is not proposed to be irrigated in any given season, in any given one season, in any given one season, to avoid intensive irrigation, to avoid intensive irrigation, to avoid intensive irrigation। ठीक है, therefore intensity of irrigation, therefore intensity of irrigation is percentage of, therefore intensity of irrigation
is percentage of CCA which is proposed to be irrigated. Percentage of CCA which is proposed to be irrigated. आई बात समझ में? इंटेंसिटी क्या है? इरिगेशन की इंटेंसिटी क्या है? सीसीए का ही परसेंटेज है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इरिगेशन कल्चरेबल कमांडेड एरिया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फसल को बो रहे हो, मगर आप पूरे सीजन में, जैसे कि मैंने रवि सीजन में, तो क्या रवि सीजन में पूरे टाइम आप पानी डालोगे? नहीं, तो जितना क्रॉप को रिक्वायर्ड है उतना पानी डालोगे, तो वो क्या हो गई? इंटेंसिटी ऑफ रवि क्रॉप इरिगेशन। ठीक है, अब रवि को जब उगा रहे हो तो खरीफ को भी उसी समय उगा रहे हो क्या? नहीं, खरीफ का अलग सीजन है, तो खरीफ के लिए अलग इंटेंसिटी लगेगी। और खरीफ में ज्यादा इंटेंसिटी लगेगी कि रवि में ज्यादा लगेगी? खरीफ में ज्यादा लगेगी, तो खरीफ की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी इरिगेशन की। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अब आपको इंटेंसिटी दे दिया क्वेश्चन में कि रवि क्रॉप की इंटेंसिटी है 20%, ठीक है, या खरीफ क्रॉप की इंटेंसिटी है 30%, तो अब उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? कल्चरल कमांडेड एरिया जो आपने निकाले। समझ में आई बात? अगर एक क्वेश्चन है जहां पे आपको ग्रॉस कमांडेड एरिया दे दिया और हो सके वहां पे कल्चरल कमांडेड एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप कुछ नहीं है दिया है तो क्या करोगे? 80% से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कल्चरल कमांडेड एरिया मिल गया। अब आपको क्या दे देगा? इंटेंसिटी दे देगा। ठीक है, तो आप रवि क्रॉप या खरीफ क्रॉप उसकी इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको किसका एरिया मिल गया? रवि क्रॉप का एरिया मिल गया। और खरीफ का कर दे तो खरीफ का एरिया मिल गया दोनों एरिया। ड्यूटी आपने रिलेशन से निकाल लिए। अब आप डिस्चार्ज कैसे निकालोगे? A/Q, D = A/Q, तो वहां से आपको Q मिल जाएगा, Q = A/D। ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं। ये एक टाइप बताया न्यूमेरिकल का। एक तो डायरेक्ट छोटा छोटा रिलेशन से आ जाएंगे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में इस टाइप से बनेगा। ठीक है, फिर कुछ एफिशिएंसी के बनते हैं जो मैं करवाऊंगा एफिशिएंसी के, और एक अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे पैरामीटर्स अपन कवर करेंगे और सारे न्यूमेरिकल अभी थोड़ा सा तुम्हारा बेस बनने दो, फिर अपन लोग वर्कशीट को प्रैक्टिस करेंगे और क्या और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बनाएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट बना कि नहीं? अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज चल रहा है आपका। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एकदम से मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दे दूंगा, तो घबरा जाओगे। अभी एक एक चीज तुम टेक्निकल वर्ड को समझ रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां से हमने जो बेसिक टर्म है उसको देखा। अब तुम्हारे व्यापम जेई में क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन बार बार आता है हर जगह। तुम यहां पे ठीक है, तुमने यहां पे क्या देखे कि ड्यूटी क्या थी आपकी? एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो तुम ये बोल सकते हो कि ड्यूटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज। बोल सकते हो? बोल सकते हो? मतलब अगर मैं बात करूं, ये क्या है? शिवनाथ नदी जा रही है, रिवर है। ठीक है, इस शिवनाथ नदी से मैंने एक कैनाल निकाला। ये कौन सा कैनाल है? मेन कैनाल है। ठीक है, इस मेन कैनाल से मैंने एक और कैनाल बनाया। यहाँ पे क्या है? ये ब्रांच कैनाल हो गया आपका। ठीक है, और इस ब्रांच कैनाल से मैंने एक और माइनर या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बनाया। ठीक है, यहां से मैंने क्या निकाला? एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकाला। ठीक है, और यहां से फिर ये माइनर वाइनर भी रहता है, और यहां पे मेरी क्या है? ये वाटर कोर्स है। ठीक है, ये वाटर कोर्स। ठीक है, और ये यहां पे आपके खेत है। तो अब पानी, अब मेरे को ये बताओ डिस्चार्ज कहां ज्यादा होगा? डिस्चार्ज कहां ज्यादा होगा? यहां ज्यादा होगा कि वाटर कोर्स में ज्यादा होगा? रिवर में ज्यादा होगा ना डिस्चार्ज। जैसे ये हो गया Q1, ये हो गया आपका Q2, ये हो गया आपका Q3। ठीक है, हाँ, और ये हो गया आपका Q4, और ये हो गया Q5। तो मेरे को बताओ डिस्चार्ज किसका ज्यादा रहेगा? Q1 का, है ना? उसके बाद Q2 का रहेगा, मेन कैनाल का। वही पानी तो तेजी से जा रहा है ना, इसमें डिस्चार्ज ज्यादा है रिवर में। उसके बाद आपका मेन कैनाल, उसके बाद आपका क्या? ब्रांच कैनाल, उसका डिस्चार्ज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर वाटर कोर्स, है ना? इस प्रकार से रहेगा, है कि नहीं?
इस प्रकार से रहेगा। मगर वहीं मैं बात करूं ड्यूटी की, तो ड्यूटी किसका मैक्सिमम रहेगा भाई? D5 का मैक्सिमम रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों का रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो D5 का ज्यादा रहेगा, फिर D4, फिर D3, फिर D2, फिर D1। क्लियर हुई बात? तो अब इससे आपको क्या समझ में आया कि ड्यूटी कहां पे मैक्सिमम है? जहां पे डिस्चार्ज मिनिमम है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ड्यूटी इज मैक्सिमम एट वाटर कोर्स, बोल सकता हूं ड्यूटी इज मैक्सिमम एट वाटर कोर्स, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ठीक है, ड्यूटी इज मैक्सिमम एट वाटर कोर्स। तो डिस्चार्ज आपका क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है? थोड़े थोड़े लॉसेस होते जाते हैं, एवापोरेशन हो रहा है, पर्कुलेशन हो रहा है, तो डिस्चार्ज आपका कम होते जा रहा है। और आप पानी को डाइवर्ट भी करते जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स से पानी इधर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ। ठीक है, लॉस इन द सेंस पानी आपका डाइवर्ट हुआ, नो डाउट यहाँ पे एवापोरेशन लॉस, पर्कुलेशन लॉस भी होगा, फिर यहाँ भी थोड़ा लॉस होगा, और आप पानी को भी तो डाइवर्ट कर रहे हो, तो डिस्चार्ज आपका कम होते जा रहा है। मगर ड्यूटी क्या है? बढ़ते जा रही है, और ड्यूटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन मैं तुमको व्यापम का बताता हूं। टाइम कितना हो गया इसमें? 47। सुनो भाई, इस क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, बस लिख लिए, नोट कर लिए। और ये वाटर कोर्स और ये फील्ड हो गई। तो ड्यूटी इज मैक्सिमम एट वाटर कोर्स और फील्ड, फील्ड पे सबसे मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो अब देखो, व्हाट इज द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, मगर थोड़ा स्पीड से लिखना, क्योंकि ठीक है। व्हाट इज द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ मेन कैनाल, from the head of main canal M, from the head of main canal M, from the head of main canal M to that in the field F, to that in the field F, to that in the field F। ठीक है, ऑप्शन ए, ड्यूटी ऑफ वाटर एट M, duty of water at M is always greater than duty of water at F, duty of water at F। second option, duty of water at M, duty of water at M is always equal to duty of water at F, duty of water at F। ठीक है, C, नेक्स्ट C, duty of water at M, duty of water at M is always less than duty of water at F, is always less than duty of water at F। ठीक है, और लास्ट लिखो, ड्यूटी ऑफ वाटर एट M, ड्यूटी ऑफ वाटर एट M कैन बी ग्रेटर, ड्यूटी ऑफ वाटर एट M
कैन बी ग्रेटर और लेस देन, कैन बी ग्रेटर और लेस देन ड्यूटी ऑफ वाटर एट एफ, कैन बी ग्रेटर और लेस देन ड्यूटी ऑफ वाटर एट एफ। क्या होगा भाई बताओ? नए स्टूडेंट्स, क्या क्या नाम है तुम्हारा? शैलेश। क्या होगा? क्या पूछ रहा है वो कि एक मेन कैनाल है जिसकी ड्यूटी कितनी है? m। ये m किसकी ड्यूटी है? मेन कैनाल की, मेन कैनाल की ड्यूटी है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? एक ड्यूटी है f, वो किसकी है? फील्ड की है, फील्ड की ड्यूटी है ये, ठीक है। तो अब किसकी ड्यूटी ज्यादा होगी? किसकी ड्यूटी ज्यादा होगी? एफ की ज्यादा होगी। फील्ड में जो ड्यूटी ज्यादा होगी ना, कंपेयर टू, ये मेन कैनाल है, ये आपका फील्ड है, ड्यूटी किसकी ज्यादा होगी? फील्ड की ज्यादा होगी। होगी कि नहीं ड्यूटी ज्यादा फील्ड की? ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन में? क्या होगा? ड्यूटी ऑफ वाटर एट एम इज ऑलवेज लेस देन ड्यूटी ऑफ वाटर एट एफ। ये आया था तुम्हारे व्यापम में, देख लिए 2 ही क्लास में। कल 2 क्वेश्चन कराया जो तुम्हारे WRD का, आज एक क्वेश्चन। देख रहे हो कितने इसी सब टॉपिक से आ गए क्वेश्चन, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ड्यूटी टॉपिक बहुत फेवरेट है, ड्यूटी डेल्टा इन सब से, या तो न्यूमेरिकल बनता है या कॉन्सेप्ट में ऐसे पूछता है। कॉन्सेप्ट है, समझ में आई बात? तो भी बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार क्या दिया है पढ़ने में। तो हमेशा आप याद रखो, जैसे जैसे डिस्चार्ज कम होगा ड्यूटी आपकी बढ़ेगी, और फील्ड में और वाटर कोर्स में ड्यूटी आपकी मैक्सिमम रहेगी। ये भी ऑब्जेक्टिव बना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है।